नमस्कार। केरल से एक काफी चिंताजनक खबर आ रही है। सुनने में आया है कि कुछ जालसाज हैं जो वहां पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनके पास इन लोगों की लगभग सारी निजी जानकारी मौजूद है। हाँ, ये वाकई बहुत परेशान करने वाली बात है। मतलब इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स उनके पास होना ये गंभीर है। बिल्कुल। तो आज हम इसी शातिर पेंशन घोटाले की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। ये खासकर केरल के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हाँ। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि ये धोखाधड़ी कैसे की जा रही है और इसका असर कितना गहरा है। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कितना फैला हुआ है और सबसे जरूरी कि पेंशन पाने वाले खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो होता क्या है, ये स्कैमर्स सीधे पेंशन भोगियों को फोन करते हैं। अच्छा। और ये कोई ऐसी वैसी कॉल नहीं होती। वो फौरन भरोसा जीत लेते हैं क्योंकि उनके पास एकदम सटीक जानकारी होती है। मतलब जैसे आपकी नियुक्ति की तारीख, रिटायरमेंट की तारीख। अरे बाप रे। हाँ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर, आधार नंबर, घर का पता, यहाँ तक कि नॉमिनी का नाम तक। सब कुछ। सब कुछ। ये तो बहुत ही मतलब इस लेवल की जानकारी। हाँ, और इसीलिए ये घोटाला ज्यादा खतरनाक है। आम फिशिंग कॉल से बिल्कुल अलग। यहाँ तो वो आपके बारे में इतना जानते हैं कि शक करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। वो बहाना बनाते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने में मदद कर रहे हैं और खुद को बताते हैं पेंशन निदेशालय का अधिकारी। ओके, एक ऑफिशियल तरीका दिखाते हैं। बिल्कुल। फिर जब सामने वाले को यकीन हो जाता है तो वो जानकारी वेरीफाई करने के नाम पर कहते हैं कि ये आखिरी स्टेप है और एक ओटीपी मांगते हैं, वन टाइम पासवर्ड। और सारी जानकारी पहले ही सही बता चुके होते हैं तो विश्वास बन जाता है। एग्जैक्टली। तो कई लोग भरोसा करके ओटीपी बता देते हैं और बस वहीं खेल हो जाता है। स्कैमर्स को उनके बैंक खातों तक सीधी पहुंच मिल जाती है। और पैसे गए। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी संवेदनशील, इतनी पर्सनल जानकारी इन अपराधियों के हाथ लगी कैसे? सही। मतलब ये कोई छोटा मोटा डेटा लीक तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइबर क्राइम विंग इसकी जांच तो कर रही है, पर इतनी सटीक जानकारी मिलना, वो भी इतने सारे लोगों की, ये किसी बड़े डेटा ब्रीच या फिर एक मुनज्जम गिरोह की तरफ इशारा करता है। हाँ, कोई ऑर्गेनाइज्ड चीज लगती है ये। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, उनके पास सिर्फ बेसिक जानकारी नहीं है। उनके पास रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिला, मासिक पेंशन कितनी है, ये सब बारीक डिटेल्स भी हैं। अच्छा, ये भी पता होता है। हाँ, और इसी वजह से उनका वो जो दावा है कि हम सरकारी अफसर हैं, वो बहुत पुख्ता लगता है। यही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है भरोसा बनाने की। ये तो भरोसे का कत्ल है एक तरह से। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं है, ये भरोसे का सोचा समझा हनन है। और दुख इस बात का है कि निशाना बुजुर्ग बन रहे हैं जो अपनी जमा पूंजी पर निर्भर होते हैं। हाँ, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो भी काफी डराने वाले हैं। केरल के साइबर ऑपरेशंस डिवीजन ने बताया है कि राज्य में रोजाना ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ी लगभग 2000 से 2500 कॉल्स आती हैं। रोजाना 2 से 2500? हाँ, रोजाना। लेकिन इनमें से एफआईआर कितनों में होती है? सिर्फ लगभग 125 मामलों में। बस इतना बड़ा गैप? हाँ, ये फर्क बहुत ज्यादा है। हो सकता है लोग रिपोर्ट करने से शायद हिचकिचाते हों या प्रक्रिया मुश्किल लगती हो, पता नहीं। शायद। लेकिन एक और आंकड़ा देखिए, 90% मामलों में नुकसान 1 लाख रुपए से कम होता है। सुनने में शायद कम लगे केस के लिए। हाँ, 1 लाख। पर अगर आप पूरे केरल का हिसाब लगाएं तो रोजाना 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है लोगों को। रोज का 1 से 1.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। लेकिन इसमें एक उम्मीद की बात है। अधिकारी कहते हैं कि अगर धोखाधड़ी होने के 1 घंटे के अंदर, मतलब फौरन हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट कर दिया जाए तो पैसे वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अच्छा, तो फौरन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। टाइम इज मनी, लिटरली यहाँ पर। बिल्कुल, एकदम सही। और इसी को देखते हुए पेंशन निदेशालय ने भी अब साफ साफ चेतावनी जारी की है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए कभी भी फोन या ऑनलाइन संपर्क नहीं करता है।
कभी नहीं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब कोई भी फोन आए तो मानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। पेंशन भोगियों से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी कॉल पर कतई भरोसा न करें और फोन पर या ऑनलाइन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने में बहुत बहुत सावधानी बरतें। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, लॉन्ग टर्म समाधान की बात करें, तो सरकारी डेटाबेस की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हाँ, वो तो है ही। लोगों को और ज्यादा जागरूक करना होगा, ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बताना होगा और एक आदत डालनी होगी कि कोई भी अनचाहा कॉल या मैसेज आए, खासकर जो पैसे या पर्सनल जानकारी मांगे, तो उस पर शक करें। बिल्कुल, शक करना पहला कदम है सुरक्षा का। ये पूरी घटना डिजिटल सुरक्षा कितनी जरूरी है, ये साफ दिखाती है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये जालसाज लीक हुए डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने जैसे झूठे बहानों से भरोसा जीतते हैं और फिर ओटीपी लेकर पैसे चुरा लेते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो सबको याद रखनी है, सरकारी विभाग इस काम के लिए कभी फोन नहीं करते। कभी नहीं, बिल्कुल। और ये घटना एक और भी ज्यादा बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? कि अगर सरकारी सिस्टम से जुड़ी इतनी खास, इतनी स्पेसिफिक जानकारी लीक हो सकती है और गलत हाथों में जा सकती है, तो हमारे बाकी जो संवेदनशील नागरिक डेटाबेस हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और ये डिजिटल गवर्नेंस के पूरे सिस्टम पर, जिस पर हम इतना भरोसा करते जा रहे हैं, उस पर क्या असर डालता है? इस पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है।